हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। तो हम बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स में तीन टाइप की थ्योरी आपको पढ़ानी है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। पहला वर्नर्स थ्योरी है, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो उसमें से आज पहला लेक्चर आप पढ़ने वाले हो, दैट इज कॉल्ड वर्नर्स थ्योरी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जहाँ से आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स का प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप की वैलेंसीज होती हैं और उन वैलेंसीज का क्या काम होता है बेसिकली। ठीक है। तो वर्नर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। इन्होंने मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पता लगाया था, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया था। हालांकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब कुछ नहीं बताए थे, तब भी बेसिक आइडियाज अबाउट द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की कई सारी प्रॉपर्टीज वर्नर साहब ने क्लियर करी थी। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि वर्नर थ्योरी में क्या है और उन्होंने कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या चीजें बताई थी, कैसे डिटरमिन किया था कि किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज करके इन्होंने कैसे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। तो लेट्स प्रोसीड विद द वर्नर थियरी। देखिए इस थियरी में क्या कहा गया, वर्नर ने बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में बेसिकली टू टाइप की वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक वैलेंसी जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के काम आती है, उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो उस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री के बारे में बताता है, उस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की वैलेंसीज होती है। कॉम्प्लेक्स है टू टाइप ऑफ वैलेंसी, है टू टाइप ऑफ वैलेंसी। अब देखना है कौन कौन से वैलेंसीज हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होता है अब इसको आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। अब इन्होंने बताया कॉम्प्लेक्स में दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है। देन प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग, कैसे प्राइमरी वैलेंसी कैसे फंक्शन करता है, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे फंक्शन करता है, हम दोनों के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बॉन्डिंग होगी तो वैलेंसीज की तो बहुत इंपॉर्टेंस होगी ना भैया। अगर कोई कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स से बॉन्डिंग करा है तो उसमें वैलेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, रोल कैसे होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है जो कॉम्प्लेक्स के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिटरमिन नहीं की जा सकती। हम उसके बारे में ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे। तो आइए प्राइमरी वैलेंसी क्या बोलता है। सबसे पहले क्या है, इट इज आयनाइजेबल। ठीक है, ये क्या होता है, ionizable, which is present outside the coordination sphere, which is present outside the coordination sphere। ये जो होते हैं आयनाइजेबल आयंस होते हैं, आयनाइजेबल पार्ट होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, पहली बात। दूसरा, इसका काम जो होता है ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स क्या हो, चार्ज न रहे। हम सब जानते हैं चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होते हैं। तो इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। आयनिक जो होते हैं, आयनिक नेचर में होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स पे जो चार्जेज आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो प्राइमरी वैलेंसी की होती है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। इट इज नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करने वाले। इनसे आप किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये आयनिक नेचर के होते हैं। और आपको पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो उनका जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, वो चारों तरफ यूनिफॉर्म होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, इसके बाद क्या होता है, ये आयनाइजेबल है ही, नॉन डायरेक्शनल हो ही गया। अब इसके बाद इन आयनों को, क्योंकि आयनिक फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इट गिव
इट गिव इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ द आयन, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ ईच आयन, ठीक है। जो भी आयन होंगे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं। उन सभी आयनों को पकड़ पकड़ के हम केमिकली डाल सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहला पॉइंट आपने देखा ये कहाँ होते हैं, ये आयनाइजेबल होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्टेट से बाहर पाए जाते हैं। इनका काम है कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का, सबसे इंपॉर्टेंट काम। ये नॉन रिएक्शन नेचर के होते हैं, मतलब ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं। एंड देन ये इंडिविजुअल आयन जो होते हैं वो अपना अपना टेस्ट देते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसीज। अब एग्जांपल के तौर पर ये देखते हैं, जैसे हमने आपको लिखा एक कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल नेक्स्ट वाले में करते हैं, ठीक है। ये ऊपर लिख दो, हम मान लो इस कॉम्प्लेक्स को आपको दिए Fe H2O का होल 6, ठीक है, Cl3। तो इसमें क्या है, आपका जो Cl3 तीन क्लोराइड आयन वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। अब आप इसको देखिए, बाहर जब हम लिखेंगे तो हम इसको स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं। हम पानी तो दिखाएंगे 6 वाटर है, तो ऑक्टाहेड्रली ये कॉम्प्लेक्स डब्बे के अंदर है। तो जो डब्बे के अंदर है वो आयनाइजेबल नहीं होते हैं, उनको अभी बताता हूँ कैसे। अभी जो डब्बे के बाहर है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्थिति जो भी देख रहे हैं सब डब्बे के अंदर है, ठीक है। तो जब विद इन द बॉक्स होते हैं तो इसको हम बॉक्स में भर देते हैं। ये सभी क्या विद इन द बॉक्स। अब बॉक्स के बाहर क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पे एक Cl माइनस, एक Cl माइनस हम लोग लगाएंगे इधर और एक Cl माइनस इधर। ये बाहर हो के करते क्या है, ये बाहर रहते हुए भी यहाँ से यहाँ, ठीक है, बाहर रहते हुए भी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये मेटल के साथ क्या कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +3 आएगा और पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा, मेटल अनस्टेबल होगा। तो ये जो क्लोराइड आयन है वो क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। तो ये क्या हो गया, आपका प्राइमरी वैलेंसी को मेंटेन कर रहा है, ये कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी। और क्योंकि आयनाइज हो गया तो इसको हम लोग अभी जैसे ही कोई टेस्ट करने जाएंगे AgNO3 डालेंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा बेचारा। इसको हम पकड़ कर टेस्ट भी कर सकते हैं क्या है। तो इन्होंने ये लगाया था पता कि टेस्ट किया था कैसे कि हैलोजन कहाँ है या नहीं है। उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट लिया और जितने भी हैलोजन बाहर होंगे जब आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करिएगा तो सभी आयन क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाएंगे। तो इन्होंने ये टेस्ट किया था। तो सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी आपको दिख रहा है, ये सिंपल क्या होते हैं, मेटल का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये आयनाइजेबल है, डब्बे के बाहर होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं। हमें लग रहा थोड़ा आवाज गड़बड़ हो गया होगा, मैंने लगाया ही नहीं था, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते हैं। और तीसरी बात जो हो गई यहाँ पे, सिर्फ ये इस कॉम्प्लेक्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया प्राइमरी वैलेंसीज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंडरी वैलेंसी। तो दूसरा जो पार्ट है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, आइए इसके बारे में बात करें। सेकेंडरी वैलेंसी देखो, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो दीज आर द प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो डब्बे के अंदर होते हैं आयनाइजेबल नहीं होते हैं, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं पाए जाते, पहली चीज। दूसरा, ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, इनको तोड़ के अलग नहीं कर सकते। दीज आर नॉन आयनाइजेबल, वी कैन नॉट डिसोसिएट इट। तीसरा, इट मेंटेन, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
इनसे हम लोगों ने क्या देखा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो जिनका नेचर डायरेक्शनल होता है वो ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो इनका नेचर है डायरेक्शनल होने का, मतलब कि ये जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। जब इनकी ज्योमेट्री देखोगे आप तो फिक्स होती हैं। लिगेंड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। देयरफॉर दे आर मतलब ये क्या होता है, ज्योमेट्री डिसाइड करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दे डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दे डिसाइड जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो आपका क्या ज्योमेट्री होगा वो इससे पता चल जाएगा। तो एक थ्योरेटिकल था, आपको मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी, और उससे आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्री। तो ये मोटा मोटा आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी और जियोमेट्री। अभी इसको आगे मैं बताऊँगा वीबीटी में, ठीक है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 2 है, तो ज्योमेट्री यहाँ पे लीनियर होता है। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लीनियर। अगर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर 4 होगा तो 4 केस में 2 होता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। और डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे, जो कि वीबीटी से आएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो वीबीटी से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। 5 होगा तो आपको पता चलेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 है तो हम ज्योमेट्री देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल मिलेगा हमको। ज्योमेट्री क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन्होंने बताया कि जितने भी सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लेक्स अपनी ज्योमेट्री देगा। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हमें मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। सो हम सबको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है तो कौन सी ज्योमेट्री उसकी आने वाली है। ये मोर डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे अभी, वैलेंस बॉन्ड थियरी जो अगली थियरी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो फिलहाल ये 2 टाइप के वैलेंसी जिन्होंने बताया। फिर अब इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला एक तो प्रेसिपिटेशन से आता है ना। प्रेसिपिटेशन से क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। तो एक आपका आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं भी बनाता हूँ आपको क्वेश्चन कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, पहला। दूसरा जो इससे क्वेश्चन आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ से अफेक्ट होती है। तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आता है, इसके अलावा आता है आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सब देखोगे ये 3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। तो अगर हमें इन तीनों के बारे में ना पता रहे तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे। हमारे पास क्या होंगे, काफ़ी मिस्टेक्स होने का चांसेस है। तो मैं सारी चीज़ आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहला क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैसे होता है और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर हम इससे कैसे पता लगाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखना था, रिएजेंट लिखा गया है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब इसके लिए रिएजेंट हमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रेसिपिटेट का अपना एक रिएजेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे कॉम्प्लेक्स में हैलोजन्स हैं, तो हैलोजन को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट डालते हो, आप सभी को पता है। अगर आपके पास दिया गया जो आयन है वो हैलोजन हो तो हम क्या डालेंगे, तो हैलोजनों के लिए जो रिएजेंट ऐड होगा वो, हैलोजन के लिए रिएजेंट यूज होता है AgNO3, इससे डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgX। अब कितना मिलेगा अभी डिसाइड करेंगे। दूसरा होता है हमारा सल्फेट आयन, है ना। सल्फेट आयन को टेस्ट करना हो अगर हमें, तो इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, इसमें बेरियम क्लोराइड, पता होना चाहिए, BaCl2। इसका क्या प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब बेरियम क्लोराइड किसी हैलोजन को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता, सोडियम नाइट्रेट किसी हैलोजन को प्रेसिपिटेट, सॉरी सल्फेट को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लिया गया, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
तो आप इसको जरूर ध्यान रखोगे कि प्रेसिपिटेशन में हम क्या रिएजेंट यूज़ किए हैं, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, जो जो कॉम्प्लेक्स डब्बे के मतलब जो भी आयन या लिगेंड हैं, अगर वो डब्बे के अंदर हुए तो वो कभी भी आपको प्रेसिपिटेशन नहीं देंगे। प्रेसिपिटेशन सिर्फ उनका मिलेगा जो बॉक्स के बाहर हैं, बॉक्स के अंदर वालों से आप कोई प्रेसिपिटेशन की उम्मीद ना रखिए। तो मैं इस बेसिस पे आपको दो क्वेश्चन पहले समझाने वाला हूँ, समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला है ये NiCl2 इंटू 6H2O, ठीक है, NiCl2 6H2O। ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला हमें दे दिया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है, यहाँ बताया जाएगा आपको कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, जो भी बोला जाए, या तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर ये ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि निकिल के साथ अंदर कितने लिगेंड होंगे, टोटल 6 लिगेंड अंदर होंगे, बाकी सब जो भी XYZ होगा वो बाहर होगा। अगर ये बोलता है कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है या तो स्क्वायर प्लेनर है, तो उस केस में हम सबको पता है कि डब्बे के बाहर कितने लिगेंड, डब्बे के अंदर केवल 4 ही लिगेंड होंगे, बाकी सब कहाँ होंगे, बाहर होंगे, ठीक है। बाकी सब जो भी XYZ होगा वो बाहर होगा। तो ये जब करने जाना तो ध्यान रखना कि कौन सा बोला है, ज्योमेट्री क्या बोला या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोला है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे जनरल फार्मूला मैंने आपको दे दिया NiCl2 और H2O का होल 6, ये पहला कॉम्प्लेक्स मान लीजिए हमने आपको दे दिया। अब 6 लिगेंड अंदर लोगे, बाकी सब क्या होंगे, बाहर होंगे, और इसमें 4 लिगेंड अंदर लोगे, बाकी सब क्या होंगे, बाहर होंगे। तो मान लीजिए इसी कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन क्या दिया, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। हमने दिया आपका एक मॉलिकुलर फार्मूला है जिसका एक कॉम्प्लेक्स है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है NiCl2 इंटू 6H2O। ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म है A, दूसरा फॉर्म है B और तीसरा फॉर्म है C। फॉर्मूला सेम है बट 3 आइसोमेरिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। जब A में हमने AgNO3 डाला, ठीक है, AgNO3, यहाँ आपका सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक, यहाँ पे लिखा रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, या बताया रहेगा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक में AgNO3 डाला तो नो प्रेसिपिटेट, हमको कोई पीपीटी ऑब्जर्व नहीं हुआ। एक में डाले तो हमको 2 प्रेसिपिटेट मिले, 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक, ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। और यहाँ डालने पे 1 मोल AgCl मिला, ठीक है, 1 मोल AgCl मिला। तीनों में फॉर्मूला यही है कॉम्प्लेक्स का। आपको बताना है B का स्ट्रक्चर क्या होगा, A का स्ट्रक्चर क्या होगा और C का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें देखना होता है सबसे पहले फॉर्मूले में क्या क्या मटेरियल है। तो फॉर्मूले में क्लोराइड है, अगर 2 क्लोराइड बाहर होंगे 2 प्रेसिपिटेट मिलेगा, 1 बाहर होगा तो 1 मिलेगा। अगर सब अंदर होते बॉक्स के, जैसे हम इसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आपको बता रहे हैं। निकिल तो अंदर रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि डब्बे के अंदर जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते। तो नो प्रेसिपिटेट मिलने का सीधा मतलब हुआ कि कोई भी हैलोजन बॉक्स के बाहर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दोनों Cl अंदर होंगे और बचे कितने, और 4। तो 4 मॉलिक्यूल पानी अंदर होगा और 2 मॉलिक्यूल वाटर क्या होगा, बाहर। अगर ये वाला शेप ले लेता है कॉम्प्लेक्स, तो इस शेप में भैया हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर में कि यहाँ पे अगर हम AgNO3 डालेंगे तो क्योंकि कोई भी Cl बाहर नहीं है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो यही हमारा A का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और A इज NiCl2H2O का होल 4, और बॉक्स बंद करके 2 वाटर और बाहर निकाल दें तो टोटल मॉलिकुलर फार्मूला देखिए मैच कर गया। मॉलिकुलर फार्मूला वही है बट इस फेज में ये कोई भी प्रेसिपिटेट देने वाला नहीं है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का कोई भी प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे में क्या बोला है कि दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मोल AgCl मिल गया, मतलब कि दोनों क्लोरीन बाहर होंगे। जब दोनों क्लोरीन बाहर होंगे तो सारे पानी अंदर आ जाएंगे, है ना। सभी 6 वाटर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो तो मेंटेन करेंगे ही। अब इसमें करोगे तो 2 Cl है, दोनों AgNO3 के साथ क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा B का।
और सी में क्योंकि 1 मोल मिला है तो एक ही बाहर होगा, तो यहाँ हमें ऐसे दिखना पड़ेगा कि 5 वाटर अंदर हो, 5 और 1 Cl अंदर हो, इसी करस्पॉन्डिंग 1 Cl बाहर हो और 1 वाटर बाहर हो। ये अगर हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि टोटल एक ही क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा, बाकी सब अंदर रहेंगे। तो सेम फॉर्मूले पर अपन लोगों ने 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बना लिए ए बी सी, और देखो तीनों मैच कर गया, तीनों में क्या हो गया, मैचिंग हो गई। सो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि जितने प्रेसिपिटेट मिले थे हमने कॉम्प्लेक्स को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। एंड आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। देख के बताइए, क्लियर है सभी को? ये आसान है, बस एक बार आपको समझना है कि प्रेसिपिटेशन होगा कब। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया कि प्रेसिपिटेशन होगा कब, देन ये बहुत आसानी से आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर करोगे कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिएजेंट क्या होगा। ये सब कुछ पता चलने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही पहचान जाओगे और बता ले जाओगे, है ना? ये क्लियर? अब दूसरा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा कोबाल्ट का, CuCl3.6NH3। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका ये जनरल फार्मूला है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब टोटल लिगेंड जो होंगे सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, मतलब डब्बे के अंदर 6 लिगेंड रहेंगे ही रहेंगे, ये श्योर है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे 3 केसेस मिलते हैं। अब आपको ये काम करना है, ठीक है। केस 1 पहले निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे ए जो बनाता है उसने दिया AgNO3 डालने पे 3 मोल प्रेसिपिटेट, AgNO3 डालने पे दिया 3 मोल AgCl, मतलब AgCl का 3 मोल प्रेसिपिटेट मिलता है। दूसरे में जब डाला गया सेम यहाँ पे B बना के, तो B में AgNO3 डालने पे 0 प्रेसिपिटेट, मतलब कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला, नो AgCl, कोई AgCl का प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ। और आखिरी वाले में जो C था उसमें मिला हमको सिर्फ 1 मोल, AgNO3 यहाँ मिला कितना, सिर्फ 1 मोल, 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। अब यहाँ सवाल क्या पूछेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। सवाल पूछूंगा मैं आपसे ये कि ए बी और सी तीनों कॉम्प्लेक्स का पहले तो स्ट्रक्चर निकालिए। आपको स्ट्रक्चर निकालने आएगा ही आएगा। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर निकालिए। स्ट्रक्चर निकालने के बाद एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी में से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो भैया, आप सबको पता होगा कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयन के, है ना। तो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी उसमें नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको यहाँ से निकालना हो तो आप लोग निकाल के बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखते हैं कौन कौन बता लेता है, किस बेसिस पर निकालिएगा। आप सब ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसको निकाल के बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड वाई। सो निकालिए, मैं इसका आंसर करता हूँ, आप सभी लोग निकाल लो, पीछे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना बच्चों, वो नंबर ऑफ आयनों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा आयन्स होंगे कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। हाई कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व व्हेन नंबर ऑफ आयन इज ग्रेटर इन द सॉल्यूशन। तो जितना ज़्यादा आयन होगा सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी, क्योंकि कंडक्शन करने का काम जो है वो कौन करेगा, यही करेगा, है ना, यही करेगा, आयन ही करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक, सो अब अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है तो ध्यान देना, मान लो हमारे यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे 6 लिगेंड हैं और बाहर कोई X3 लगा हुआ है मोनो आयनाइनिक। तो जब ये टूटेगा तो टोटल आयन देखो कैसे बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, बता सकते हैं इसमें कितने बनेंगे टोटल आयन? कमेंट मारो, देखते हैं कितना बताते हो आप सभी लोग। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन जाएंगे इसके? तो इसके टोटल आयनों की संख्या होगी
4, 3 ठो बनेगा x माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस। तो टोटल आयन की संख्या अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4, एक ये है प्लस 3 ये है, तो टोटल आयनों की संख्या हो गई 4 आयन। देखो यहाँ पे एक चीज़ यही ध्यान देना है, कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि इसको काउंट ही नहीं करते हैं। भाई ये भी आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन थोड़ा बड़ा है तो आयन तो वो भी है। 3 हैलाइड हो गए, 3 हैलोजन जो भी होगा वहाँ पे, और एक ये, तो टोटल आयनों की संख्या हो गई 4। तो अगर कहीं पे टोटल ऐसे बनेगा तो 4 आयन, तो 4 आयन मिलेगा तो हमारा कंडक्टिविटी हाई होगी। अगर किसी में इससे कम मिलेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो डिपेंड करेगा हमारा कंडक्शन किस पे, टोटल नंबर ऑफ आयनों पे। तो जो पीछे मैंने कॉम्प्लेक्स दिया अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 मोल AgCl मतलब 3 क्लोराइड बाहर होगा। तो 3 क्लोराइड बाहर होने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमारा जो कोबाल्ट है वो सारा का सारा अमोनिया अंदर ले लिया है ना। कोबाल्ट के साथ क्या हो जाएगा, सारा अमोनिया अंदर हो जाएगा और 3 Cl। तो यहाँ पे टोटल आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, है ना। टोटल आयन बराबर कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों 4 होंगे, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 Cl और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल आयनों की संख्या हो गई 4। तो 4 आयन से आपको कंडक्टिविटी 4 आयन के बराबर मिलेगी। क्योंकि यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला है, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि सभी क्लोराइड डब्बे के अंदर है ना, और 3 अमोनिया अंदर है। अब क्योंकि अमोनिया आयन नहीं है इसलिए इसकी कंडक्टिविटी आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, ये बहुत स्लो हो जाता है, आयन नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सबसे कम कंडक्टिविटी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है जो सिंपल रहेगा, आयन इसमें नहीं है, पार्टिकल की संख्या कम है। और लास्ट वाले में क्योंकि एक मिला है तो सिंपल सिंपल डिफाइन करके बता रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर में 5 अमोनिया अंदर दीजिए और 1 Cl अंदर दीजिए, बाकी आप 2 Cl बाहर रखिए प्लस 1 अमोनिया बाहर रखिए। तो हमको यहाँ पे टोटल आयनों की संख्या जो मिलेगी वो 3 मिलेगी, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन होंगे, 2 क्लोराइड आयन होंगे और एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो टोटल आयनों की संख्या कितनी हो गई, 3, 2 और 1 3। तो अगर हम कंडक्टिविटी का ऑर्डर लगाते तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी ऑब्जर्व इन ए देन सी देन बी। तो ऑर्डर क्या होता, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। दिस वॉज द आंसर। आपको ऐसे ही आंसरों के रिस्पॉन्स करने हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन पहचानना है एंड देन आपको इन क्वेश्चन के क्या करने हैं, प्रॉपर आंसर बताने हैं, आंसर देने हैं। ये वर्नर साहब की थियरी है, आराम से सॉल्व होती है, ठीक है। अब इस पे आपके कई सारे और क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग have highest boiling point, highest boiling point in solution, ठीक है। सॉल्यूशन में पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अलावा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन सब में एक फैक्टर आता है आई, याद करो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आई। क्या बोलते हैं उस आई को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई होता है आपका वांट ऑफ फैक्टर, आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। और जो वांट ऑफ फैक्टर है हम सबको पता है वो नंबर ऑफ आयनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। मतलब अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको बताना किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ ए, है ना, कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6Cl2, पहला हो गया। BCO NH3 का होल 6 एंड Cl3। देन आपका हो जाएगा CK4 FeCN6 and D is COH2O का होल 6 एंड देन Cl3। इसमें से अगर आपको पूछा जाए किसका BP सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट,
तो जिसमें नंबर ऑफ आयन हाईएस्ट आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयन हाईएस्ट आएंगे, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ देख के सिंपली आपको बताना है कि किस में ये ज़्यादा हो रहा है। तो आप सिंपल नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करिए। पहले वाले को एनालाइज करेंगे तो टोटल आयनों की संख्या कितनी मिलेगी, टोटल आयन यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो आपको 2 बाहर है, एक ये, टोटल 3 मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 क्लोराइड आयन, 3। यहाँ पे अगर हम करेंगे टोटल आयन, तो यहाँ टोटल आयनों की संख्या जो मिलेगी वो 4 मिलेगी, 3 क्लोराइड और 1 कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ अगर हम टोटल आयनों की संख्या की बात करें, टोटल आयन कितने मिलेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 4 ये और 1 ये, 5, टोटल 5 आयन। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा टोटल आयनों की संख्या 3, टोटल आयनों की संख्या 3। तो जिसमें आई ज़्यादा, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा आई यहाँ ज़्यादा है, इट हैज़ द हाईएस्ट आई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व इन दिस। तो चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, जिसमें आयन ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा चेंजेज आएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लगा ले जाओगे, किसी से बचेगा नहीं। ये आप लोगों को पूरा भरोसा है, उम्मीद है, कोई छोड़ोगे नहीं एक भी, है ना, और छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई होप कि आपको वर्नर थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। यही वर्नर की थ्योरी है और आगे चल कर आप पढ़ोगे इनके कॉम्प्लेक्स को एक्सटेंड किया है। अभी अगला जो थ्योरी है उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको मैं अगले लेक्चर में करूँगा। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद नेक्स्ट आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये थ्योरी समराइज मैंने कर दिया आपको प्रॉपर। यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकते हैं। आप बुक उठाइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं खुद प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आज यहीं तक, टाटा बाय बाय।